दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी ऐसे पेपर के बारे में बताओ जो इंसान किस लेवल पर सोचता है। उन्हें कहते हैं कई बार कड़े शब्दों में कि इसकी औकात क्या है सोचने की, वो किस लेवल पर चीज़ों को समझता है, वो सोसाइटी को कैसे देखता है, उसके देखने का चीज़ों का नज़रिया क्या है। जैसे ना भगवत गीता में बोला गया था हजारों साल पहले, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा दुनिया को आप लोग देखना चाहोगे दुनिया आप लोगों को वैसी दिखाई देगी। तो इसी चीज़ को देखने के लिए यूपीएससी ने एक पेपर डाला जो कि पेपर है 4 एथिक्स का। उसमें ये देखता है यूपीएससी कि किसी सिचुएशन को लेकर आप लोग कैसे सोचते हो। तो यहाँ पर पूरे 3 घंटे जब इंसान से बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं चीज़ों के नेचर के बारे में पूछा जाएगा तो कहीं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पूछा जाएगा। तो यूपीएससी ये जानने की कोशिश करता है कि आप लोग इन चीज़ों को देखते कैसे हो, समझते कैसे हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। तो वो आप लोगों के अंदर की भावनाएं समझने की कोशिश करता है, या फिर बोले कि आप लोगों के अंदर का इंसान समझने की कोशिश करता है, तो ये भी शब्द गलत नहीं होगा। तो भावनाएं समझे या फिर इंसान समझे, और आप लोगों के अंदर इंसान को देखकर कैसे आप लोगों के अंदर सिंपैथी या फिर एम्पैथी रहती है, यानी कि आप लोग उस चीज को कितनी ग्रेविटी समझ पाते हो कि उसकी ग्रेविटी कितनी है। ये पेपर वो चीजें चेक करने की कोशिश करता है। नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो यूपीएससी का हर एक पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल 3 घंटे का पेपर, और इसी के साथ में टोटल आप लोगों के सामने 250 नंबर है। स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आप लोगों के सामने नॉर्मल जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर 150 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। 150 वर्ड के क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, 10 नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आप लोगों को 150 शब्द लिखने हैं। तो ये है यहाँ पर नॉर्मल। तो ये आप लोगों के सिंगल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई सारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रेगुलरली हम लोग जब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, तो मैं डेली आप लोगों को एक कोटेशन देता हूँ। वो कोटेशन आप लोग यहाँ भी काम आएगी। देखा आप लोगों ने कितने फायदेमंद है। वो हर जगह काम आ रही है। एसए के पेपर में आप लोगों को काम आई, यहाँ पर भी आप लोगों को काम आ रही है। और वैसे तो जिंदगी में आप लोगों को मोटिवेट रखने का काम आती है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे 5 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखोगे 6 क्वेश्चन तक सेक्शन फर्स्ट है आप लोगों का, जिसमें 150 शब्द में 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों के सामने आ जाती है केस स्टडी। केस स्टडी को मोटे मोटे भाषाओं में बोलूं, मतलब भाषा क्या, मोटे मोटे एक ओवरव्यू में मैं अगर आप लोगों को बोलूं, ये आप लोगों को एक सिचुएशन देते हैं और आप लोगों को ये सोचना होता है कि इस सिचुएशन में आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर आप लोगों को पढ़ना हो हिस्ट्री को उठाकर, तो आप लोग सोचकर तो देखो यार हिस्ट्री उस टाइम पर लोग कैसे रहे होंगे, किस तरीके से हमारी जो कंट्री के जो लोग थे उनके मन में ये भावनाएं आई कि नहीं यार हम लोग को आजाद होना है। आप लोग सोचो आज की डेट में आप लोग अपनी सिटी से बाहर जाते हो, सिटी का जैसे मान लो आप लोग गांव से आते हो तो सिटी में जाते हो पहली बार आप लोग, तो आप लोग ऐसा लगता है यार पता नहीं कहाँ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए सिटी छोड़ के आप लोग किसी दूसरी सिटी के अंदर अगर जाने लगो जो पास की सिटी नहीं है, आप लोगों से दूर की है, तो आप लोगों के अंदर और ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी। सेम सिचुएशन अगर आप लोग देखो कि आप लोग दूसरे राज्य के अंदर जा रहे हैं, आप लोग के अंदर और ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी। यार दूसरे राज्य में आ गया, उत्तर प्रदेश का कोई बंदा पता चला महाराष्ट्र में पहुंच गया, महाराष्ट्र का कोई बंदा पता चला बिहार में पहुंच गया, बिहार का कोई बंदा पता चला गुजरात में पहुंच गया। तो ये सिचुएशन इंसान को अनकंफर्टेबल फील करती है। अगर सेम कंडीशन आप लोग देखोगी, हमारा कोई अपने देश का इंसान किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके लिए दुनिया ही अलग हो जाती है, ठीक है। आप लोग वहां पर जाकर सोचते हो किसी तरीके से हमारा गुजारा चल जाए, यहाँ पर अगर घूमने आए तो अच्छे से घूम ले, और अगर जॉब कर रहे हैं वहां पर कुछ रहने आए तो उसके लिए जुगाड़ पानी देखते हैं रहने खाने के लिए। अब यहां से एक बात मैं आप लोगों को बोलूंगा जो आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर कोई इंसान कहीं जाकर अपना गुजर बसर करने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, पर लेकिन सोचो आप लोग जिस देश में जा रहे हो, आप लोग सोच लो कि इस देश को कैप्चर करना है और इस देश को अपने कंट्रोल में करना है। ये देश जो है हमारी गुलामी झेलेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा काम करेंगे, इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने आप में कितनी बड़ी बात है ये। यानी कि जो इंसान दूसरे देश में जाकर जो है ये सोचता है किसी तरीके से गुजारा चल जाए, वो इंसान है उसको कैप्चर करने की सोच रहा है। सेम काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में आकर। सोच रहे हो कि एक कंपनी दूसरे देश में जब जाती है तो सोचती है किसी तरीके से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, और एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस स्टार्ट तो कर ही चुकी है अपना, वो इसी के साथ में पूरे देश को कैप्चर करने के ऊपर आ गई। अपना पूरा सिस्टम इस तरीके से क्रिएट कर लिया कि यहाँ पर हमारे देश के लोगों के ऊपर टैक्स तक लगाने लगी, यानी कि गवर्नमेंट बन के बैठ गई हो यार एक कंपनी। आप लोगों को थोड़ा सा लगता नहीं यार ये कैसे हो गया, इसके बारे में जानना चाहिए।
तो ये वो चीजें होती हैं जो आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आते हैं ना आप लोगों के सामने, एथिक्स की स्टेटमेंट आती है, ये आप लोग कहती हैं कि अगर आप लोग उस पोजीशन पे हो, तो अगर आप लोग उस इंसान की जगह हो, तो आप लोग किस तरीके से उसको रिएक्ट करोगे। तो ये वो केस स्टडी है, ठीक है। मैं आप लोगों को केस स्टडी जो है हर जो आप लोगों को बेसिकली संडे में केस स्टडी दूंगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली मैं अब तक देता आ रहा था। और इसी के साथ में आप लोगों को जो सैटरडे में एक निबंध दिया करूंगा लिखने के लिए, जिस तरीके से पैटर्न हमारा चलता था, ठीक है। तो उसी पैटर्न में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो केस स्टडी आप लोगों को पढ़नी होती है, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर 250 शब्द में आप लोगों को लिखना होता है टोटल केस स्टडी को, ठीक है। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर 250 शब्द आप लोगों के सामने हर एक केस स्टडी में अगर आप लोग देखोगे, मतलब 250 शब्द में आप लोगों को लिखना है, और 20 नंबर का आप लोगों को ये केस स्टडी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये सारी केस स्टडी है जो कि आप लोगों को पढ़नी है, और इनके क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को देने स्टार्ट करना है। तो देखिए केस स्टडी ना कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप लोग इनको आज कोई बता देगा आप लोग केस स्टडी सीख जाओगे। ये बेसिकली एक तरह की सिचुएशन है कि आप लोग एक सिचुएशन में डाला जा रहा है और आप लोग उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे उसके अंदर, तो वो आप लोग का नेचर बताता है, आप लोग चीजों को कैसे देखते हो, आप लोग चीजों को कैसे समझते हो। मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान है, एक सोचना 1 मिनट, एक घर में चोरी हुई है, ठीक है। एक इंसान है जो कि नॉर्मल इंसान है, उसके मन में क्या आएगा, उसके मन में ये आएगा कि यार मेरे घर में चोरी ना हो जाए, ऐसा उसके घर में तो हो गई, ठीक है। एक इंसान ऐसा है जो कि पुलिस में है, वो ये सोचेगा इस चोर ने चोरी कैसे कर ली, इसको कैसे पकड़ूं। इंसान सिचुएशन एक ही है, पर इंसान दो है अलग अलग सिचुएशन में सोचने के लिए। तो ये इस तरीके से आप लोगों को सोचना होता है, और ये कैसे होगा जब आप लोग चीजों को डेली रेगुलर अपनी लाइफ में लेकर चलेंगे। अगर हफ्ते में एक केस स्टडी भी आप लोग सोल्व कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलूंगा, एथिक्स का पेपर अगर आप लोगों को सोल्व करना है, पेपर बेसिकली यूपीएससी के अंदर में, तो कोशिश करो कि पहले केस स्टडी उठाओ, ठीक है। क्योंकि अगर केस स्टडी आप लोगों की छूट जाती है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि केस स्टडी में सब कुछ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक तो आसान बात ये है, ठीक है, उसी में से आप लोग अपना आंसर निकालना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक केस स्टडी छूटने का मतलब है कि आप लोगों ने 20 नंबर गवा दिए। तो दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो कोशिश ये करनी है पहले केस स्टडी कवर कर लो। पर लग रहा है कि नहीं यार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पहले कोई, वो तो बिल्कुल ऐसा है कि बस इसी का वेट कर रहा था मैं कि हाँ यही क्वेश्चन मुझे करना है एग्जाम में, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोग क्वेश्चन का एक ओवरव्यू देता हूँ। और देखिए ये कहीं ना कहीं आप लोग जब किस तरीके जो खासकर पेपर को तैयार करते हैं ना, अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। वो क्या क्या चीजें हैं मैं आप लोगों को अभी बताते हुए चलूंगा, जिससे आप लोग चीजों को समझ भी पाओगे और इसके लेकर आप लोग चीजों को देख भी पाओगे कि इनमें रिएक्ट कैसे करना है। एथिक्स का पेपर इसीलिए डाला गया था ताकि एक इंसान को समझा जा सके, और अगर इसको पढ़ेंगे इंसान, मतलब पढ़ाया जाता है ना क्लास में कि एथिक्स जो है उसको खासकर सबसे पहले जो एथिक्स का चैप्टर स्टार्ट होते हैं अगर आप लोग देखो तो हमारे घर से स्टार्ट हो जाता है। मम्मी पापा आप लोगों को हमेशा एथिकल चीज सिखाते हैं, बेटा बाहर जाकर ये बदतमीजी मत करना, किसी के साथ में गलत मत करना, किसी के साथ में मार पिटाई मत करना, कहीं पे चोरी मत करना, कोई कुछ बाहर का खाने के लिए दे गलत तरीके से तो मत खाना, अपना ध्यान रखना, किसी के मतलब एक तरीके से कोई गरीब मिल जाए तो उसको कुछ गलत मत बोलना। ये सारी बातें मम्मी पापा हम लोग को सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो एथिक्स के टीचर होते हैं वो हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर चीजें जो होती हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो कहने के लिए देखा जाए तो एथिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, बोलते ना हम क्या भाषण दे रहे हो छोड़ो यार, ठीक है। कई बार ऐसी बातें आप लोग देखने को मिलते हैं। तो ये एथिक्स आप लोगों के अंदर जिस दिन आ गई उस दिन आप लोग सामने वाले की ग्रेविटी समझ पाओगे, कोई इंसान है परेशान है उसकी परेशानी समझ पाओगे, क्योंकि आप लोग उसके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। और यही एक ऑफिसर के अंदर की क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन है चाहे केस स्टडी है, थोड़े से लंबे लिखे रहते हैं, पर उन लंबे जो लिखे हुए केस में या क्वेश्चन में आप लोगों को ये नहीं कि आप लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। एक क्वेश्चन को खोलकर आप लोगों के सामने रख दिया गया है कि आप लोग इसको समझ सको कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है, और प्रॉपर वे में एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप होती है उसको देखकर। जैसे कि बोला गया कि जैसे नॉर्मली बोलता है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही चीजें हो उसको तो ध्यान दे और जो बुरी चीजें हो उसको अनदेखा कर दे। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ अगर आप लोग किसी के साथ में रूममेट के तौर पर रह रहे हैं, ठीक है, तो कई बार सामने वाला इंसान आप लोगों को इरिटेट करेगा, ठीक है, कि आप लोग ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या करना है, इग्नोर करना है, कोई सोल्यूशन देखना है। अगर रूम पे परेशान कर रहा है तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, तो सोल्यूशन हो गया। सेम क्वेश्चन दे रखा है, बोला जा रहा है कि बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। साफ साफ वही बात बोली गई जो आज की नौकरशाही है उसमें बोला गया कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको तो अनदेखा कर देते हैं, पर लेकिन पता नहीं एक असली अलग ही दुनिया में लीन रहते हैं। ऐसे अधिकारी कम नहीं है, हर जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये खुद क्वेश्चन में लिख रहा है ये, यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा
आज की डेट में मान लीजिए कोई अपना पर्टिकुलर ऑफिस में बैठा हुआ है अपना सोशल मीडिया हैंडल चला रहा है, कोई ट्विटर चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, पर लेकिन जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको रखा गया है, जो उसको फायदा मिलता है, जिसके लिए उसको इतनी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, वो इसलिए देती है उस इंसान को ताकि वो रक्षा करे एक तरीके से जनता को सर्विस प्रोवाइड कराए। ठीक है, जो पुलिस वाला होगा वो तो लॉ एंड ऑर्डर रक्षा का काम करेगा, और जो नॉर्मल एक आईएएस ऑफिसर होगा वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करानी है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर के अंदर में स्कूल भी, हॉस्पिटल भी, पता नहीं कैसे कैसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसका बेसिक कार्य क्या है कि वो अपनी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराया जाए। तो बोला जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखा गया, आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन कि क्या आप सहमत हैं इस बात से कि प्रशासन की जो इस तरह की व्यवस्था है, वो जो इस तरीके से बनाओ बैठा है, जो व्यवस्था जिसने कर रखा है, ये जो कार्यविधि होनी चाहिए उसमें एक विडंबना का काम करता है। एक सही तरीके से, एक तरीके से जो एक जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसको रखा गया है, वो उस तरीके से उस पोस्ट के साथ में जस्टिस नहीं कर पा रहा है, अपनी एक अच्छी सर्विस, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, एक गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहा है। तो इसका आप लोगों को मूल्यांकन करना है और वो भी क्रिटिकली इवेल्युएट आप लोगों को करना है। तो बेसिक क्या है आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर अधिकारी ढंग का नहीं है, अधिकारी छोड़ो अपने घर में ही आ जाओ, अगर मम्मी पापा घर को ढंग से लेके नहीं चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नीचे जो भी बच्चे हैं वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आएंगे, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एक फौजी का बच्चा देखना और एक नॉर्मल इंसान का बच्चा देखना, वो फौजी का बच्चा आप लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन मिलेगा एज कंपेयर टू एक नॉर्मल अगर कोई बिजनेसमैन का बच्चा हो या फिर कोई और दूसरा। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में रहता है इंसान, तो वो अपने बच्चों में भी अंदर डिसिप्लिन देखने की कोशिश करता है और वो उसी तरीके से उनको ट्रेन करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये पोस्ट दी गई है, क्या उस पोस्ट के साथ में आप लोग न्याय कर रहे हैं? इतनी सारी स्कीम्स हैं, क्या वो स्कीम ढंग से प्रोवाइड करा पा रहे हैं? आप लोगों को जो ऑफिस में आप लोग बैठते हैं वहां पर आप लोग जनता की बातें सुन रहे हैं, फिर यार दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं, वहां पर आप लोग अलग ही चीजों में आप लोग बिजी हो, जैसे बोला ना सोशल मीडिया आप लोग चला रहे हो वहां पर, या वो चीजें आप लोग कर रहे हो। और ये इस तरीके से क्वेश्चन का आना ये भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसके ऊपर कमेंट भी किया गया था कि आज की डेट में जो हमारे अधिकारी हैं वो सोशल मीडिया पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू की जो सर्विस प्रोवाइड करानी है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो इसको लेकर ऑलरेडी बातें भी बन चुकी हैं, ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात को बोल चुके हैं, तो क्वेश्चन आना यहां से बनता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों की राय पूछी गई है। तो आप लोगों की राय पूछने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो पता है आप लोगों को वो लिखना है, मतलब आप लोग जो सोच रहे हैं वो लिखना है। इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों को पूरी करनी है। तो किस तरीके से यहाँ पर सर्विस डिलीवरी करनी है, करप्शन को रोकना है, कोई भी ऐसी हरकतें हो रही है, ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनको देखते पता चला कोई भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें घटती जा रही है। ठीक है, जैसे अभी झंडे वगैरह आप लोगों ने देखा, जब झंडे लगाने की बात आई तो कई सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो लोअर लेवल पे, उन्होंने फोर्स किया जो राशन देने वाले हैं कि आप लोगों को झंडा भी बेचना है। ठीक है, तो झंडे बेचे जा रहे थे वहां पर, कई सारे लोगों के पास में नहीं थे पैसे, उन्होंने उसको लेकर आवाज उठा दी। तो ऐसी प्रक्रिया आप लोग एक बात और समझिए जो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से देखा जाए। एक जब ऑफिसर्स के पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठते हैं ना, तो एक डायलॉग क्या बोला जाए, बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप लोगों की पावर के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना यहाँ पर जरूरी है, तभी आप लोग अपनी सर्विस की डिलीवरी ढंग से कर पाओगे जनता के लिए। उसी के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को इतनी फैसिलिटी भी देती है कि आप लोगों के मन में कोई डाउट न रहे, टेंशन न रहे, परेशानी न रहे, सारी फैसिलिटी मिलती है। तो उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो डे बाय डे में जो चीजें चलती है ना, जो भी आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, वो सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर इस्तेमाल होती है, आप लोगों को नजर आएगी। इसी का जो सेकंड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये भी 150 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का है, और ये भी 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर बौद्धिक दक्षता, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी होती है, और नैतिक गुण जो कि मोरल क्वालिटीज होती हैं, जो कि मैंने बताया ना अभी, जो मोरलिटी आप लोग सीखते हैं। ठीक है, सहानुभूति और करुणा, एम्पैथी और कंपैशन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर सिविल सेवक के अंदर में काफी अच्छी चीजें होती हैं, जो कि उसको एक अच्छा निर्णय लेने में, एक चीजों को, मामलों को सुलझाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो उदाहरण के साथ में आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यानी कि बोला गया कि बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणता के अलावा, तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये तो होनी चाहिए इंसान के अंदर में, साथ में सहानुभूति और करुणा, यानी कि मोरल क्वालिटीज और एम्पैथी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब वो डिसीजन लेगा तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है कि यहाँ पर एक, जैसे कि आप लोगों की रेडी लगी रहती है, ठेली लगी रहती है सड़कों के किनारे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो नॉर्मली नहीं लगनी चाहिए, वो गैर कानूनी है। कई बार क्या होता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या होता है नॉर्मली, कि वो फिर भी ठेला रेडी वहां पर लगाए रहते हैं। अब देखो, उनकी भी मजबूरी है, उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा,
तो एक बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणता, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और मोरल क्वालिटी आप लोग कैसे यहाँ पर सपोर्ट करती है कि आप लोग थोड़ा सा करुणा, यानी कि एक तरीके से आप लोगों के अंदर थोड़ी सी एम्पैथी भी होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर चीजों को सुधार पाओगे। जैसे मान लीजिए उनको रोड से हटाकर अगर किसी ऐसे एरिया में वहां पर उनको बेसिकली थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दे दीजिए, थोड़ा सा पीछे हटकर, थोड़ा सा एक तरीके से कि रोड पर ना एक्सीडेंट ना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया ही हो मार्केट में जहां पर आप लोग देखा हो कई बार कई सारे ग्राउंड जो होते हैं आसपास में कुछ खाली पड़े रहते हैं, तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जाए ताकि वहां पर जो आने जाने वाले हैं उनको भी दिक्कत न देखने को मिले, और इसी के साथ में जिनकी रोजी रोटी चलनी है वो भी चलती रहे। तो इस तरीके से कोई बैलेंस बनाना पड़ेगा। कई सारे ऐसे अफसर हैं जो आप लोगों ने देखा होगा बड़े इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, कई सारे तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर में मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए एक आईएएस ऑफिसर थी, जिनका मैंने ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे उन्होंने उनको इंक्लूड किया। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से सपोर्ट करी थी कई सारी महिलाएं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो कि एजुकेशन को लेकर काफी जागरूक रहते हैं, स्कूल में जाकर चेक करते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि करप्शन के मुद्दे पर अपना एक तरीके से अड़ जाते हैं कि करप्शन नहीं होने देना चाहे कुछ भी हो जाओ। तो ये क्या होता है, ये उसके अंदर जो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और मोरल क्वालिटी, एम्पैथी और कंपैशन, ये सारी चीजें जब मिलती हैं आपस में आके, तब जाकर एक शानदार ऑफिसर निकल के आता है। वही चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में चीजों को लेकर क्लैरिटी लेकर आएंगी और चीजों को आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, डे बाय डे के उदाहरण सारे जो भी आप लोग न्यूज में सुनते हो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बोला गया कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सिविल सर्वेंट को वो सेम देखने को मिलते हैं, पर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उस क्लास में मतलब टीचर सबको एक तरीके से पढ़ा रहा है। अब जैसे कि आप लोग आईएनए देखते हैं, इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो हमारे रहता है, वो सबको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, पर लेकिन कुछ का सिलेक्शन होता है और कुछ का सिलेक्शन नहीं होता है। तो रीजन क्या है? रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, टीचर तो अपना काम करके चला जा रहा है, पर लेकिन उसके बाद में जो बच्चे को काम करना है वो नहीं कर रहा है। वो वाली प्रॉब्लम यहां से निकल कर आती है, तो उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहां पर काम करना चाहिए। बड़ी शानदार बात बोली गई है, पॉजिटिव माइंडसेट का जो ऑफिसर होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट का ऑफिसर क्या करता है, जो रूल और रेगुलेशन होता है उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि उनको अपने हिसाब से समझता है और फिर उसके फेवर में काम करता है। जो केस उसके सामने है उसको कैसे सोल्व किया जाए और कैसे सक्सेस को अचीव किया जाए, अभी समझाऊंगा बहुत शानदार उदाहरण के साथ में। और नेगेटिव माइंडसेट ऑफिसर क्या है, वो एक तरीके से उनको इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा सेम तरीके से और उसके अगेंस्ट चला जाएगा केस के। डिस्कस करना है यहाँ पर। ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था मुझे, मैंने पढ़ा था, मुझे एक उदाहरण याद आ गया जो कि मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था। अभी कई सारे राज्य में जब एमजी नरेगा को इंप्लीमेंट करने की बात आई, एक तो वो बात था, दूसरा आधार कार्ड के बिना राशन देने की बात की गई। अभी आप लोगों ने देखा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आए थे कोविड-19 के टाइम पर भी कि आधार कार्ड अगर किसी के पास में नहीं है तो उसको राशन नहीं मिलेगा। भाई साहब, रूल और रेगुलेशन में है कि आधार कार्ड नहीं है राशन कार्ड नहीं देना है। एक ऑफिसर ऐसा उसने पढ़ा और उसने बोला कि आधार कार्ड लेकर आओ, राशन चाहिए। तो आधार कार्ड उसने बोल दिया सामने वाले ने, एक गरीब है, कपड़े भी नहीं है उसके बदन पे, उसने बोला बाबूजी आधार कार्ड तो नहीं है। उसने बोला ठीक है जाओ, यहाँ से राशन कार्ड नहीं मिलेगा, पहले आधार कार्ड लेकर आओ। एक तो ये इंसान हो गया, क्योंकि रूल और रेगुलेशन उसको ये कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं है तो राशन नहीं देने। एक तो ये ऑफिसर है। दूसरा ऑफिसर क्या है कि आपके पास में आधार कार्ड नहीं है, नहीं बेटा मेरे पास में आधार कार्ड नहीं है। बेटा क्या बेसिकली नॉर्मली तो बाबूजी बोलते हैं या साहब जी बोलते हैं, तो मेरे पास में आधार कार्ड नहीं है। तो वो इंसान जो है, जो एक रियल ऑफिसर होगा जिसको पता है कि अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, वो बोलेगा कि यार ये इंसान, इसके बदन पे कपड़ा भी नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसके पास में आधार कार्ड और राशन कार्ड नॉर्मली एक प्रॉपर बना होना चाहिए, और उसके पास में ना आधार कार्ड है ना राशन कार्ड है, तो क्यों नहीं बना? वो इसको मुद्दे को पकड़ेगा वो और कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज को अरेंज किया जाए कि इनका जल्दी से जल्दी इनके पास में आधार कार्ड भी आए और राशन कार्ड भी आए। और अगर थोड़ा सा और एक ऐसा इंसान होगा जो कि बिल्कुल ही लग रहा है कि यार इसको राशन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, वो क्या करेगा, कई सारे ऑफिसर तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी जेब से पैसे दे देते हैं कई बार, ठीक है, चलो इनको अभी राशन पानी दे देते हैं, तब तक इनका आधार कार्ड बने, इनका कम से कम काम चलता रहे, ठीक है। तो वो जो एक तरीके से उसका आधार कार्ड बनवा दे, उसका राशन कार्ड बनवा दे, क्योंकि वो उस रूल और रेगुलेशन के अंदर आता है कि इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड बनना चाहिए, पर लेकिन उसका नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। तो इसमें उस इंसान की तो कोई गलती है नहीं कि उसका नहीं बना है, ठीक है। पहले उससे पूछो कि तुमने बनवाया नहीं बनवाया, तो वो कहेगा कि गया चक्कर काटे पर नहीं बना, कि ये लेके आओ वो लेके आओ, बोलते हैं ये चीजें, कभी कोई पैसे भी मांग लेता है। तो ऐसे चीजें देखने को मिलेगी। तो रूल और रेगुलेशन सारे एक ही हैं सबके लिए, सिलेबस सबके सामने एक ही है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अच्छे से चीजों को लेकर चलते हैं। तो यहां से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहां से देखने को मिलेगा आप लोग सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को याद होगा एक उदाहरण दिया था, तो कि घर पे गांव में एक बेसिकली जो एक डॉगी थी, उसको कैंसर हो रखा था, ठीक है। तो एक डॉग था तो उसको कैंसर हो रखा था, तो मैंने देखा उसको,
तो देखने के बाद में छोड़ देता, ठीक है यार कैंसर हो गया, मर गया, क्या जा रहा है, ठीक है नॉर्मल सी चीज है। पर लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना तो वो जरूरी है। वो आप लोगों को बताता है कि आप लोग इन चीजों को कैसे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। आज के टाइम में मस्त तरीके से वो कूदती घूम रही है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही है। तो यहां से आप लोगों को डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। और जो रूल और रेगुलेशन आप लोगों के पास में है, मुझे पता है मेरे पास में इतने पैसे है, उसी से इसका इलाज कराया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या क्राइटेरिया आप लोग फॉलो यहां पर कर सकते हैं। तो ये सोचने समझने की चीजें आप लोगों के पास में आएंगी। और ये कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। एटलीस्ट एक क्वेश्चन वीक में आप लोगों को ऐसे सोल्व जरूर करने, केस स्टडी वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को एक जैसे से लगेंगे जब आप लोग उनको पढ़ने बैठोगे। यहां पर बोला गया यह माना जाता है कि जो मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करता है। यानी कि एक इंसान के अंदर में कितना एथिक्स होना चाहिए, कितना नैतिक होना चाहिए वो इंसान, तो उसका एक तरीके से सिस्टम को वो एक सही डायरेक्शन में लेने का काम करता है। वो नहीं सारे भ्रष्टाचार हो गए तो फिर चला लिया काम। जैसा आप लोगों को मैंने एक बार बताया भी था कि भले ही कोई कितना भी एक तरीके से गंदा इंसान क्यों ना हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहां कुछ ना कुछ अच्छे इंसान भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, माहौल कितना ही खराब क्यों ना हो, ठीक है। इतने सारे नेता हैं, कुछ नेता अच्छे हैं ना इसलिए काम भी होता है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं होता है। तो बोला यह जा रहा है कि नैतिकता मानव के जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है, जो कि दिन प्रतिदिन जो भी कामकाज उसके सामने आने वाले हैं, तो उसके आने वाले जो कामकाज है उसमें संघर्ष उसको देखने को मिलता है, तो कैसे समाधान करता है। तो नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई काम करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में खनन हो रहा है, खनन माफिया वहां पर खनन करने की कोशिश कर रहा है, और वो जो खनन हो रहा है उसकी वजह से वहां पर लोकल एरिया में काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कई सारी साउथ इंडिया की मूवी देखी होंगी आप लोगों ने इन मुद्दों को लेकर कि कई बार एक एरिया में कोई दिक्कत होने की कोशिश करती है, पर लेकिन वहां पर कई सारे जो आईएएस अफसर है वो अड़ जाते हैं, ठीक है, कि ये होने नहीं देना है। तो अपने मूल्य, आपके मूल्य उस पर कितना टिके हुए रहते हैं। जब प्रॉब्लम आती है आप लोग ऐसे तो नहीं प्रॉब्लम को छोड़ के भागे कि नहीं यार यहां से तो ट्रांसफर ले लेते हैं, ये दिक्कत है यार, ये तो गलत डिस्ट्रिक्ट है। मतलब एक तरीके से अपना जो पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, कई बार उससे भाग जाते हैं लोग अक्सर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं करप्शन चल रहा है, जो चल रहा है चलने देते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। तो आप लोगों के मूल्य क्या आप लोगों को ये करने के लिए अलाउ करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं एक मैं एक टीचर हूं, तो आप लोगों के अच्छे से आप लोगों को बेसिकली कोई लेक्चर डिलीवर करूं, उसमें पूरा अपना मन लगा के लेक्चर को डिलीवर करूं। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब बस मन करा यार एक तरीके से बस एक टाइम पास करना है, आके लेक्चर बना के और निकल लो। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में लेक्चर डिलीवर करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है कि कोई मुझे चेक कर रहा है, कोई मेरे ऊपर नहीं है, कोई मुझे चेक नहीं कर रहा है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूं। मैंने खुद से अपना एक धारणा बना रखी है कि नहीं यार मुझे पढ़ाना है, मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लेकर चलनी है। इसके अलावा मेरे पास बहुत काम है, पर फिर भी मैं इसको पैरेलल में लेके चल रहा हूं। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस चीज को लेकर पता है मुझे कि टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर एक इंसान जो है वो किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए, एक टीचर के हाथों में से निकल के जाएगा। ये चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, ठीक है, कि एक इंसान जो है वो एक कुछ भी बन जाए जिंदगी में, एक टीचर के थ्रू बनेगा वो। तो एक तरीके से कितना बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन एक टीचर सोसाइटी में दे सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां से निकल कर आता है कि वो इंसान अपनी ड्यूटी कैसे फॉलो कर रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहा है। तो अगर कोई इंसान उसके पास में आ रहा है कोई एक शिकायत लेकर, उसका समाधान वो किस तरीके से कर रहा है, तो ये उसके अंदर की नैतिकता बताएगी। और उसके अंदर की नैतिकता, उसके सोचने की क्षमता, उसके जो गुण हैं, वही उसको अपने उस पर्टिकुलर डिसीजन पे टिका रहने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे आज की डेट में अगर कोई बोले आप लोगों को कि यार इतने पैसे दे दो, ये काम कर दो, ठीक है, जबकि वो कानून के हिसाब से ठीक ही नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि यार इतने पैसे मिल रहे हैं, क्या जा रहा है, ठीक है, करप्शन करके निकल लो। होते भी है दुनिया भर के ऑफिसर 300-300 करोड़ रुपए कमाए बैठे हैं, क्लर्क लेवल के लोग भी कितने पैसे कमाए बैठे हैं। आप लोगों को मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस दी थी, वो सारी वीडियो जो आप लोग उस टाइम बोलते हैं ना सर क्यों बना रहे हो, वो यहाँ काम आएंगे यार आप लोगों की एथिक्स के पेपर में, आप लोग काम आएंगे वो सारे, ठीक है। क्लर्क का मैंने बताया था अभी एक उदाहरण जब निकल के आया, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी टीचिंग के घोटाले में देख लो, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं कितनी अच्छी मेहनत करके, अब यहाँ पर एक ऐसे इंसान का सिलेक्शन हो जा रहा है जिसने कभी प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में कोई एक पर्टिकुलर एक नहीं निबंध भी नहीं लिख के देखा है, कोई पर्टिकुलर उसने एप्लीकेशन भी नहीं लिख के देखी है, उसको किताबें भी नहीं पढ़ी जा रही हैं, अब वो जाके बैठ गया ऑफिसर की पोस्ट पे वहां पर। तो ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोगों को जब पता चलता है तो आप लोग उसका निवारण कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये जो डे बाय डे के जो उदाहरण होते हैं ना, ये यहाँ पे काम आता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, 150 शब्द में लिखना है और 10 नंबर का है आप लोगों के सामने। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेम पैटर्न में, पर यहाँ पर कोटेशन आ चुकी है। देखिए कोटेशन जो आप लोगों के सामने आती है ना, वो आप लोगों को एक ओवरव्यू देके जाती है। जैसे डिसिप्लिन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कई सारी कोटेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप लोगों के सामने जो एथिकल कोटेशन आती है, या फिर कोई आप लोग कुछ काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोटेशन आती है, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिकली उसमें लिखा होगा, पर लेकिन उसको नॉर्मल जिंदगी से आप लोग कनेक्ट करके अपना आंसर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। बोला गया कि आपका क्या करने का अधिकार है, यानी कि आप लोग जिस पोस्ट पर बैठे हैं उसमें क्या आप लोग को अधिकार मिले हुए काम करने के,
और बाकी बोला गया और आपको क्या करना उचित है के बीच में अंतर क्या है। यानी कि अधिकार तो कुछ आप लोगों को दे रखा है पर लेकिन उचित कुछ और है करना। जैसे अभी आप लोगों को उदाहरण देकर बताया कि अधिकार तो यह है कि अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए। पर क्या ये उचित है? उचित क्या है कि बैठ के आप लोग एक बार देखो कि उसका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रखे और उनके उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बीच का एक तरीके से बोला गया कि के बीच का अंतर को जानना नैतिकता है। यानी कि जब तक आप लोग अधिकार को और उसके बीच में आप लोग अंतर नहीं बैठा पाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप लोगों ने अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल ही नहीं किया। तो उस पोस्ट का सही इस्तेमाल क्या होगा कि प्रॉब्लम आ रखी है, बस आप लोगों को अधिकार क्षेत्र देखने की ये अधिकार है। अधिकार तो आप लोगों को ये भी है ना कि उचित क्या है, वो अधिकार तो दे दिया आप लोगों को, पर उचित तो ये भी नहीं, पावर भी है आप लोगों के हाथ में कि आप लोग उसका बनवा सकते हो जरा सी देर में 2 मिनट में जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनवा देना चाहिए। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उस चीज को। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ये वो कोटेशन है जो मैं रेगुलर आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगा, तो जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये खासकर अगर देखा जाए तो ऐसी कोटेशन जो है काफी बड़ा रोल भी प्ले करती हैं एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में भी, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखें, ठीक है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। बोला गया कि इफ ए कंट्री इज टू बी करप्ट, मतलब एक करप्शन से भरी कंट्री इज टू बी एक करप्शन फ्री, कोई कंट्री जो है वो करप्शन फ्री है, एंड बिकमिंग ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील दैट कि देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर हु कैन मेक ए डिफरेंस, जो डिफरेंस यहां पर बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई सोसाइटी है, वो कंट्री है, वो कैसी है, वो डिफरेंस बना सकते हैं। और ये बात किसके द्वारा बोली गई है? एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा ये बात बोली गई है। क्या बोला गया यहाँ पर? ये बोला गया कि फादर मदर, जो मैंने बोला ना, फादर और मदर सबसे पहले टीचर होते हैं और उसी के बाद में फिर टीचर। किसी सोसाइटी में सबसे बड़ा इंपैक्ट जो कोई डाल सकते हैं ना, मैंने आप लोगों को बोला हमेशा ये 3 इंसान डाल सकते हैं। इनसे बड़ा सोसाइटी में इंपैक्ट कोई डाल ही नहीं सकता है। अगर हर एक फादर और मदर जो है अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करने लगे, सही चीजें सिखाने लगे, तो उससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से उनको कोई पढ़ा नहीं सकता है। ये आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। आज की डेट में एक कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो एक हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच गया है और एक इंसान जो है वो चोरी चकारी कर रहा है, तो ये 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे वहां पर। अगर इन तीनों की कहीं भी शिक्षा में कमी रह जाएगी तो वो सोसाइटी इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। आप लोग खुद ही देख सकते हैं आज के डेट में एपीजे अब्दुल कलाम सर को खुद देख लीजिए, कैसे परिवार से निकल कर आए और देश के राष्ट्रपति बन गए। उदाहरण है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है एक चाय वाले होकर आज के डेट में देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। हमारी पर जो प्रेसिडेंट है आज के डेट में वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और वहां पर प्रॉपर जो लड़कियों को एजुकेशन तक नहीं मिल पाती है, उन्होंने उसको कंप्लीट किया और आज के डेट में देश की प्रेसिडेंट बनी बैठी है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रोल फादर मदर और टीचर। मैरी कॉम का उदाहरण ले लो आप लोग यहाँ पर आज की डेट में। मैरी कॉम कहां से निकलकर कहां पहुंच गई, उनका उदाहरण आप लोगों के सामने। हमारे देश की बहुत सारी ऐसी जो एक तरीके से बहन है, जो बहन बेटियां हैं जो कि एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। कुश्ती में आप लोग देख लो, जैसे रेसलिंग के बारे में बात करें, गेम्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हमारी जो बहन बेटियां काफी सारी अभी आप लोगों ने देखा एनडीए सीडीएस के थ्रू एग्जाम क्लियर कर ऑफिसर बन रही है। तो ये कहां से निकल कर आता है? ये 3 का रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा कोटेशन मुझे पर्सनली, अगर देखा जाए तो। आप लोग ही क्या रहा है वो भी जरूर बताइएगा। जो भी आप लोग सुन रहे हैं उससे आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर कोई डाउट है तो जरूर क्लियर करके आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इससे बढ़िया मतलब आप लोग इससे बेटर और आप लोगों के कनेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर बोला गया कि जज योर सक्सेस, मतलब आप लोगों को जज करना है, जो आंकलन करना है अपनी सफलता का, कि व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोगों को सफलता पानी है तो उसको पाने के लिए आप लोग को क्या छोड़ना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल अगर एज ए स्टूडेंट के तौर पर आप लोग बताएं तो आप लोगों को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। आप लोग अपनी सफलता को पाने के लिए आलस से छोड़ना पड़ेगा, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों को अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अभी फिलहाल कहां पर आप लोगों को जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप लोग जो है एक सही तरीके से एक अपनी जिंदगी को एक पैटर्न में लेकर आ पाओगे। तो सेम तरीके से अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए हैं, कहीं पर आप लोग बैठे हुए हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर, और आप लोगों को वहां पर करप्शन फ्री सोसाइटी बनानी है, एजुकेशन सोसाइटी तक पहुंचानी है, तो उसको पाने के लिए आप लोगों को क्या संघर्ष करना पड़ेगा, तो उससे जज की जाती है सफलता, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। ये भी यहाँ पर बात की जा रही है गुड गवर्नेंस के बारे में। ये तो एक तरीके से मोदी की कोटेशन ही है कि मिनिमम गवर्नेंस और मतलब एक तरीके मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि लोग कम से कम रहेंगे और अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक सेवाएं पहुंचाएंगे, उनकी जो एक तरीके से पावर में रहेंगे, तो ठीक है। यानी कि जो एक तरीके से गुड गवर्नेंस देनी है और मिनिमम गवर्नमेंट, लोग कम रहेंगे, अच्छी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराएंगे।
तो क्या अंडरस्टैंड करते हैं, तो लोगों तक सारी चीजें अच्छी पहुंच जाना, लोगों को सड़कें मिले, लोगों को बिजली मिले, लोगों को एजुकेशन मिले, महिलाओं को अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में उनकी फैसिलिटीज मिल रही हैं ताकि वो सुरक्षित फील करें, अपने काम को अच्छे से एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सके, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो गुड गवर्नेंस जो है इन्हीं सबको आसान करने का नाम है। रिसेंटली अभी ई गवर्नेंस की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया आप लोगों से कि जो जुडिशरी है उसको हम लोग एक तरीके से ई फॉर्म में लेकर जा रहे हैं, इंटरनेट की फॉर्म में। ऐसे ही आधार कार्ड आप लोग ऑनलाइन बनवा सकते हैं आधार कार्ड वगैरह जो भी आप लोग आज के में इनमें कुछ अपडेट करना है तो ऑनलाइन आप लोग अपडेट कर सकते हैं एक बार बनवाने के बाद में। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस आज के में जितने भी सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कोशिश कर रही है इंटरनेट के थ्रू आप लोगों तक चीजें पहुंचाई जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही हेल्प कर रही हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक आंसर देना था, ठीक है। और खासकर एक स्टेट क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली ऑनलाइन अटेंडेंस की स्टार्ट कर दी चीजें ताकि इवन जो टीचर हैं वो भी प्रॉपर वे में क्लास में जाकर वहां पर सही तरीके से अपने लेक्चर डिलीवर कर सकें, उसका भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो ऑनलाइन स्कूल लॉन्च किए जा रहे हैं अभी आज की डेट में, लोगों को बच्चों को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन के साथ में जुड़ सकें कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो ई गवर्नेंस का भी एक अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, और गुड गवर्नेंस का तो आप लोग जानते हैं एक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस प्रोवाइड कराना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पूरे कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने यही सारी चीजें देखी। क्या था यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑनलाइन जो भी मेथोडोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, डे बाय डे में मीटिंग हो रही है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल मिल रहे हैं कि ऑनलाइन दे दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन लॉन्च कर दिए। एजुकेशन लर्निंग एजुकेशन सिस्टम पूरा ऑनलाइन आ गया। इवन इसको आगे बढ़ा दिया गया टेलीमेडिसिन में कि घर से ही, जैसे अपने बताया था ना प्रोक्टो ऐप वगैरह, वो सारी चीजें कि बच्चे या फिर कोई भी इंसान जो है बीमार है तो ऑनलाइन ही अपना इलाज करवा सकता है। तो ये काफी अच्छे हैं आज के डेट में और ये फायदा पहुंचा रहे हैं, नो डाउट फायदा पहुंचा रहे हैं। किसको खासकर एडवांटेज भी है, इसकी डिसएडवांटेज भी है, बोथ बेनिफिशियरी और सिस्टम, यानी कि फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो ये बातें बोली जा रही है कि डिस्क्राइब करना है कि एथिकल इशू क्या क्या है इसके साथ में। ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो वनरेबल सेक्शन इससे कहां पीछे छूट जा रहा है। कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास में इंटरनेट है उसने तो अपना करा लिया काम, जिसके पास में इंटरनेट नहीं है वो कहां से कराएगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग देखो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। एक ऐसा तबका सोसाइटी का जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सबके घर में मोबाइल नहीं है, किसी के घर में आज भी मोबाइल है जो कि खटके वाला मोबाइल है। आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो तो खटके वाले मोबाइल वाला बच्चा जो है ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेगा। अगर मोबाइल है भी तो घर में एक ही मोबाइल है, उसको घर में सुबह पापा लेके चले जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो फिर घर में कुछ समाधान ही नहीं है। तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि यहाँ पर कई सारे चैलेंज क्रिएट करते हैं। और एथिकल इशू भी है कि एक ऐसा तबका सोसाइटी का पीछे छूट जा रहा है जिनके पास में फैसिलिटीज ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज तो ये सारी चीजें हैं भी, तो मान लीजिए कोई इंसान जो है उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे काम चला लेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे तबके को पीछे छोड़ देती है जो कि सबसे पिछड़ा तबका है सोसाइटी का, उसके बारे में सोचती नहीं है। तो उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं बेअंतिहा, जो कि आप लोगों ने अब तक पढ़ रखी है कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी है। तो सारी चीजें आप लोग आसानी से यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, पर लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर लेकिन फिर भी आसानी से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बोला गया कि रसिया यूक्रेन की जो वॉर है वो चल रही है अभी पिछले 7 महीनों से। तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंड है इसके ऊपर। कोई बोल रहा है हम रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बातें कर रहे हैं। जैसे हमने भी बोल दिया कि हाँ रसिया को चीजें जो है जिस तरीके से लेकर चल रहा है उसके बारे में हमने भी अपने कमेंट दिए हैं हमारी कंट्री के जो लीडर हैं। तो बोला जा रहा है कि वी आर ऑल अवेयर दैट वॉर हैज इट्स ओन इंपैक्ट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रेजेडी। आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो त्रासदी देखने को मिल रही है इंसान की जिंदगी में। बोला गया कि एथिकल इशू क्या है इसके साथ में अगर आप लोग बात करें, जो वॉर आती है निकलकर, तो उसको आप लोगों को बोलना है और जस्टिफिकेशन देना है एथिकल इशू इन्वॉल्व इन द एक स्टेट अफेयर जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को मैंने एक चीजें बोली थी, आप लोगों को याद होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो लीडर हैं वो यूएन में जाके रोने लगे। वो ये बोल रहे थे कि अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो इतने ज्यादा लोग हमारे देश में मर जाएंगे, इतने तो कोरोना के टाइम पे नहीं मरे। आप लोगों ने देखा बहुत सारा गरीब तबका सोसाइटी का वो आज के दिन में जूझ रहा है। ईंधन जो है काफी ज्यादा महंगा हो गया है, सामान खाने पीने के बहुत सारे महंगे हो गए हैं, गैस के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम है जो एक गरीब तबका सोसाइटी का, एक मिडिल मैन सोसाइटी का, वो इन प्रॉब्लम को सबको फेस कर रहा है। तो कोई भी जो वॉर होती है ना, वो ऐसा नहीं कि उस देश के बस सिपाही जो होते हैं वो शहीद होते हैं, उसी के साथ साथ में जो नॉर्मल जनता है वो भी प्रॉब्लम फेस करती है और वो महंगाई की मार झेलती है। उनको बहुत सारी सर्विस नहीं मिलती है। सोचो यूक्रेन के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो देश में आ चुके हैं और अब तक भी उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला है। तो ये एक तरीके से उनकी जिंदगी के कई सारे साल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, जो खासकर एक ऐसे एज में थे, प्रोडक्टिव जिंदगी में वो आगे बढ़ रहे थे।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में प्रॉब्लम फिर यहाँ पर उभर कर सामने निकल कर आती है। जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, कईयों दशकों तक तो लगभग यूक्रेन उभर नहीं पाएगा, इतना सारा बम्बार्डमेंट उसके ऊपर हो चुका है। सो घर में कोई एक कमाने वाला इंसान था, वही मर गया, अब जनरेशन आएगी आगे तब कमाना स्टार्ट होगा, तो सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट आप लोग समझ सकते हैं, पर्टिकुलर वॉर का इंपैक्ट अगर मैं यहाँ पर बोलूं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीजें भी आप लोगों के सामने निकल कर आए। कोई पूछने लगे वॉर का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या दिखा, आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ा ना होता है, वॉर के भी पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग देखोगे वर्ल्ड वॉर सेकंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब यहाँ पर चीजें हुई, उसके बाद में जो वुमेन है, महिलाएं, उनको सोसाइटी का आउटरीच मिला। उससे पहले महिलाओं को बाहर काम करने कोई जाने नहीं देता था, पर लेकिन घर में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं, जो था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पर महिलाएं सामने निकल कर आई, उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में बात करी, वहां से महिलाओं का जो एक आउटर वर्ल्ड को जो रीच मिली वो वहां से निकल कर आई। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो 20 सेक्शन है यहाँ पर, ये 30 शब्द में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, यानी कि संवैधानिक नैतिकता, इसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रोबिटी इन द पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर उसको पकड़ पाते हैं, करप्शन को कैसे रोक पाते हैं। चैलेंज क्या है, डिजिटलाइजेशन के सामने क्या क्या चुनौती है, ये तो इतना एक नाम नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। और कर्तव्य निष्ठा क्या है, आप लोग जिस ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं उसमें किस तरीके से डिविजन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारे वो शब्द हैं। मोरालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रोबिटी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये ड्यूटी हो गया, ये सारे सिलेबस का पार्ट है आप लोगों के एथिक्स के अंदर में। तो इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों को तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो रिपीटेडली आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो 30 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसलिए कहता हूँ जब भी मैं आप लोगों से पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें पूछता हूँ ना, मैंने कहा चलो इसको लिख के दिखाओ, कुछ शब्दों में आप लोग इसको बताओ, वो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, बाकी आगे केस स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, विसल ब्लोअर के बारे में बात की जा रही है। विसल ब्लोअर क्या होता है, जो करप्शन के बारे में बता देता है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो विसल ब्लोअर जो है, कई बार उसकी राइट जो है वो रिस्क पे अड़ जाती है, ठीक है, उसको फिजिकली हार्म हो जाता है, और कई सारे विसल ब्लोअर को मारा भी गया है। तो पॉलिसी क्या है जो कि स्ट्रेंथन करें यहाँ पर, अगर विसल ब्लोअर को स्ट्रेंथन करना है, ताकि अगर कोई अंदर की गलत चीजें बाहर ला रहा है तो कम से कम उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, कि वो इंसान जो है अंदर की गंदी चीजों को, एक गंदगी को बाहर निकाल रहा है। तो उसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है। तो ये भी चीजें पढ़ी है, विसल ब्लोअर के बारे में भी आप लोग कई बार बताया, ठीक है, ये समझ सकते हैं। दूसरा बोला है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है जनरेटिंग द वेल्थ, इसी के साथ में एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ लिया। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि जो कंपनीज है जो कमाती है लगभग अपना 2% जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराती है, कि उस एरिया में उनके द्वारा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एजुकेशन में, हेल्थ में, जहां पर भी उनको लगे। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर एथिक्स के अंदर पूछ लिया गया है, ठीक है। सीएसआर के बारे में मैंने आप लोगों को तभी पढ़ाया था जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बेसिकली जो प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड जो लॉन्च किया, उसमें भी सीएसआर का रेस्पॉन्सिबिलिटी का बेसिकली यहाँ पर प्रावधान था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। बाकी केस स्टडीज है, हर वीक आप लोगों को एक केस स्टडी देता रहूंगा, इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेगुलरली अगर प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में अगर लेक्चर आप लोग सुनोगे तो यार सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के सामने निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने केस स्टडी में आप लोगों को एक फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए अपना, कि पहले अगर आ रहा है तो उसका थोड़ा सा एक इंट्रो आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, कि एक तरीके से क्या क्या यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर पूछा जा रहा है, तो उसको बेसिकली आंसर राइटिंग वाले फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना है। करंट का उदाहरण दे दो, कोई भी अगर कोई ऐसी नॉर्मल तो करंट की केस स्टडी होती है, या फिर कोई आप लोग हिस्टोरिकल एग्जांपल भी कई बार उठा लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या अपोजी है, वो मिड पॉइंट में आप लोग आएंगे और फिर एक शानदार सा कंक्लूजन, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ तो इसी से मिल जाता है जो केस स्टडी के अंदर लिखा होता है, ठीक है। ये पूरा पेपर जो है मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 1,66,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। और पीडीएफ जो है अभी रिसेंटली आप लोगों को सारी प्रोवाइड करा दी है यहाँ पर, जो भी आप लोग देखते हैं, और जो भी यहाँ पर जो चीजें हैं सारी चीजें देखिए, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। और आंसर राइटिंग ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप लोग क्वेश्चन बेसिकली आंसर राइटिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।